अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जारी लड़ाई को आज 10 दिन मुकम्मल हो गए हैं। 9 मार्च को क्या कुछ हुआ, ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर कहां कहां हमला किया और अमेरिका इसराइल ने ईरान को कितना नुकसान पहुंचाया, इसराइल में क्या कुछ चलता रहा और अमेरिका का क्या रद्द अमल आया है, ईरान में क्या चल रहा है, इस वीडियो में तफसील से बातचीत करेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटे की मुकम्मल अपडेट और तफसील लेकर के इस वीडियो में हाजिर हुआ हूँ। जो सबसे बड़ी खबर आज की पूरी मीडिया के लिए रही, दुनिया भर के लिए रही, वो यही कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनई के बेटे मुश्तबा खामनई। और जैसे ही उनके नाम का रात में ऐलान किया गया, कह लीजिए कि जैसे ही 9 मार्च की तारीख शुरू हुई, ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने उनके नाम का ऐलान कर दिया कि इत्तेफाक राय से सैयद मुश्तबा खामनई को नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर किया गया, साले बाद साले या खामनई के बाद भी खामनई ईरान के सुप्रीम लीडर रहेंगे और मुश्तबा खामनई ईरान के तीसरे सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए हैं। और उसके बाद रात से ही ईरान में अभी तक वहाँ के मुख्तलिफ शहरों में ईरानी अवाम सड़कों पर निकल रही है और नए सुप्रीम लीडर का इस्तकबाल कर रही है, उनके हक़ में नारे लगा रही है। खा वो तेहरान हो, अस्फ़हान हो, मशहद हो या तबरीज़ हो या दूसरे शहर हो, तमाम शहरों में हज़ारों लाखों की तादाद में अवाम सड़कों पर निकली हुई है, नारे लगा रही है। अल्लाहु अकबर, खामनई रहबर का नारा बुलंद किया जा रहा है और अमेरिका को ये मैसेज दिया जा रहा है कि नए लीडर को भी ईरानी अवाम ने एक्सेप्ट कर लिया है, मंजूर कर लिया है और पूरी ईरानी कौम अपने नए लीडर के साथ खड़ी है, कहीं कोई इख्तलाफ नहीं है। और अमेरिकी सदर को दरअसल जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के सदर ट्रंप साहब ने ये कहा था कि ईरान का अगला लीडर ट्रंप की मंजूरी और हिमायत के बगैर कोई नहीं बन सकता। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स जब नए लीडर का इंतखाब करे तो अमरीकी सदर की हिमायत ज़रूर हासिल करे। और ईरान ने ठेंगा दिखा दिया अमरीकी सदर को और कहा कि तुम अपना दावा अपने पास रखो, हम चाहेंगे, हम तय करेंगे कि किसे हमें अपना लीडर मुंतखब करना है। और मुश्तबा खामनई को ईरानी कौम ने, वहाँ की असम्बली ने अपना नया लीडर मुंतखब कर लिया है और अभी तक ट्रंप का कोई वाज़ेह बयान नहीं सामने आ रहा है। बस इतना उनके हवाले से कहा जा रहा है कि मुश्तबा खामनई अमरीकी सदर ट्रंप को मंजूर नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि अमेरिका ने पूरी दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि दुनिया का निज़ाम कैसे चलेगा, किस मुल्क का सरबराह कौन होगा, किस मुल्क का वज़ीर आज़म कौन बनेगा, ये फ़ैसला अमेरिका का सदर करेगा, वाइट हाउस से होगा। और अमेरिका ने अपने आप को सुपर पावर समझ लिया कि वही दुनिया का निज़ाम चला रहा है और ईरान ने ये फैसला करके अमरीकी सदर को, वाइट हाउस को बताया कि तुम सुपर पावर नहीं हो बल्कि सुपर पावर अल्लाह की ज़ात है। रुए ज़मीन पर तुम्हारा निज़ाम नहीं चलेगा, अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम चलेगा। तुम फैसला नहीं करोगे बल्कि खालिक़ कायनात को ही फैसला करने का पूरा इख्तियार है, पूरा पावर है। तुम अपनी ताकत अपने पास रखो। अब कहा जा रहा है कि मुश्तबा खामनई अपने वालिद से भी ज़्यादा सख्त हैं। अरे जो जंग है अब सिर्फ 6 महीने में ख़त्म होने वाली नहीं है, बल्कि लड़ाई लंबी चलेगी, ये जंग लंबी होगी। और खामनई की तरफ से इशारा दे दिया गया है कि हमें झुकना नहीं है बल्कि इस रेजिस्टेंस को, इस लड़ाई को जारी रखना है जब तक अमेरिका पीछे न हट जाए, जब तक अमेरिका ईरान के निज़ाम में मुदाखलत करने से बाज ना जाए और अमेरिका इसराइल को ऐसा सबक सिखाना है कि दोबारा वो ईरान पर हमला करने की जुर्रत न कर सके। इधर इसराइल ने लबनान पर सबसे ज़्यादा हमला किया है पिछले 24 घंटे में। आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि लबनान ने इसराइल को दुनिया का दूसरा गज़ा बना दिया है। बैरूत पर लगातार बम बरसाया है इसराइल ने। बैरूत में अज़ाहिया का जो इलाका है वहाँ ऊंची ऊंची इमारतों को, दफ्तरों को, हर एक चीज़ को ज़मीन दोज़ कर दिया है इसराइल ने। और इसराइल ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा पार करते हुए वहाँ वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया है। इसराइल ने जिन बमों को बैरूत पर गिराया है तो वहाँ घरों पर बमों को गिराते हुए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया है इसराइल ने, इसराइल की आर्मी ने, उसमें वाइट फास्फोर शामिल है। और वाइट फास्फोरस एक नहायत ही ख़तरनाक केमिकल होता है। ये जहाँ पर गिरता है उसको जला देता है। ये हड्डी को भी गलाने की सलाहियत रखता है और अगर हड्डियाँ गल जाए, इंसान मर जाए तो वहीं पर इसका असर ख़त्म नहीं होता है,
बल्कि उसके बाद भी इसका असर बाकी रहता है। कोई वहाँ से गुज़रता है, उसको इसका असर नुकसान पहुँचाता है, पूरे इलाका को ये जहर आलूद कर देता है। आलमी तौर पर वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल ममनू है, बैन है, और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक भी इसका इस्तेमाल ममनू है। इसकी इजाज़त इंटरनेशनल कानून जंग के दौरान भी नहीं देता है। आप कह सकते हैं कि एक मरतबा फिर बेंजामिन नेतन्याहू ने, इसराइल ने जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। इसराइल के ख़िलाफ़ फ़ैसला आलमी अदालत का गज़ा के मामले में आ चुका है, नेतन्याहू के ख़िलाफ़ आ चुका है, लेकिन अब लबनान के मामले में भी जल्द ही बेंजामिन नेतन्याहू के ख़िलाफ़ आलमी अदालत का फ़ैसला आएगा, क्योंकि इसने भी जंगी जराइम का वाज़ेह लफ्ज़ों में लबनान में इर्तिकाब किया है। उधर लबनान की हुकूमत इसराइल के साथ बातचीत करना चाह रही है, और हिज़्बुल्लाह का कहना है कि जब तक हम इसराइली आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर नहीं करेंगे, जब तक इसराइली आर्मी लबनान के कब्ज़ा को खाली नहीं करेगी, उस वक्त तक इसराइल से बातचीत करने का कुछ भी मतलब नहीं बनता है। हिज़्बुल्लाह के लड़ाकों ने इसराइली आर्मी को भी लगातार नुकसान पहुंचाया है, और रोज़ाना 2-3 इसराइली आर्मी के मरने की खबर सामने आ रही है। आज भी खबर सामने आई है कि हिज़्बुल्लाह के हमले में 2 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजियों की हलाकत हो गई है, 5-6 ज़ख्मी हुए हैं, और हिज़्बुल्लाह ने इसराइल के कई टैंकों को तबाह किया है। उसके अलावा कई फ़ौजी चौकियों पर भी हिज़्बुल्लाह ने हमला किया है। स्क्रीन पर आप कुछ और तस्वीरें देख सकते हैं, और ये तस्वीरें टाइम्स ऑफ इसराइल ने शाया की है। इसराइल के जो जर्नलिस्ट है उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर इन तस्वीरों को शाया किया है, जिसमें देखा जा रहा है कि ईरान का मिसाइल गिरने से सेंट्रल इसराइल में कैसी तबाही मची है। इसी तरह तिल अबीब में तबाही हुई है, हैफा में तबाही हुई है, और ये सब आज की तस्वीर है। अपडेट देख सकते हैं, तारीख देख सकते हैं। 9 मार्च को ईरान ने हैफा पर मिसाइल दागा, सेंट्रल इसराइल पर मिसाइल से हमला किया, तिल अबीब पर मिसाइल से हमला किया, उसके अलावा अल-फला शहर पर मिसाइल से हमला किया, बतियाम पर हमला किया। कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें देखा जा रहा है कि ईरान का मिसाइल गिर रहा है और पूरा गड्ढा हो जा रहा है, पूरी इमारत ज़मीन दोज़ हो रही है। इस वक्त 2 वीडियो इसराइल की सबसे ज़्यादा इसराइल में ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और एक एक करके आप इन वीडियो को देखिए। एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुशादा सड़क है, आगे चौराहा बना हुआ है, गाड़ियाँ वहाँ से जा रही है, हालांकि सड़कों पर सन्नाटा है, इक्का दुक्का गाड़ी नज़र आ रही है, हालांकि बहुत ही बिजी रोड कहलाता है, डर और खौफ की वजह से लोग नहीं हैं। और इसी दौरान यानी एक गाड़ी गुजर रही होती है, एक आदमी उधर नज़र आता है, सड़क खाली है, और क्लस्टर बमों का एक पार्ट यहाँ पर आकर गिरता है, धमाका हो जाता है, गड्ढा हो जाता है, पूरा धुआं हो जाता है। आप गौर से इस वीडियो को देखिए। उसके अलावा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर ही वायरल हो रही है कि एक इलाका है, रिहायशी इलाका है, और वहाँ पर अचानक से कुछ आकर गिरता है, धमाका होता है, और वो इमारत ज़मीन दोज़ हो जाती है। दरअसल ये क्लस्टर बमों का पार्ट है। ईरान अब इसराइल पर हमला करने के लिए क्लस्टर बमों वाले मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, और इन मिसाइलों में 200-250 से ज़्यादा क्लस्टर बम होते हैं। जब ये मिसाइल जाकर इसराइल में फटता है तो 200-250 बम वहाँ से निकलते हैं। हर एक बम का वज़न 1 केजी या 2 केजी होता है, और 8-10 किलोमीटर के इलाका को ये अपने कब्ज़े में ले लेता है, उसको मुतासिर करता है, और क्लस्टर बमों को रोकना पॉसिबल नहीं होता है। इसराइल के आयरन डोम के लिए या एरो सिस्टम 3 के लिए या दूसरे डिफेंस सिस्टम के लिए 1, 2, 10, 12 ही क्लस्टर बमों को ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा। और क्लस्टर बमों ने इसराइल में जिस तरह की तबाही मचाई है, इसराइल उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है, और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। टाइम्स ऑफ इसराइल ने एक और ख़बर शाया की कि जैसे ही क्लस्टर बम गिरता है, एक की मौत हो जाती है, कुछ के ज़ख्मी होने का दावा किया गया है।
اس کے علاوہ زخمیوں کی خبریں تو لگاتار اسرائیل سے آ رہی ہے، لیکن اسرائیل صرف یہ لکھ رہا ہے کہ سیریس کنڈیشن ہے، زخمی ہیں، لیکن موت کی خبر کو اسرائیل کی میڈیا سے زیادہ تر کنفرم نہیں کیا جاتا ہے۔ زخمی ہونے والوں کی تعداد یا جو اسرائیل میں ہسپتال میں ایڈمٹ ہے ان کی تعداد 2200 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ کل تک یہ تعداد 2000 تک کی تھی۔ ایران کی IRGC نے ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے، اور ویڈیو جاری کر کے اس نے بتایا ہے کہ کس طرح IRGC نے اپنے طاقتور میزائلوں کا استعمال کیا ہے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے، اور اسرائیل کے مختلف علاقوں کو ایک بار پھر IRGC نے نشانہ بنایا ہے، ٹارگٹ کیا ہے۔ اسرائیل سے لگاتار سائرن بجنے کی خبریں سامنے آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اوقات میں مختلف لوگ وہاں زخمی ہو رہے ہیں، ہسپتال میں ان کا علاج جاری ہے، کچھ کی موتیں ہو رہی ہے۔ اسرائیلی عوام اب سڑکوں پر نکل کر پروٹیسٹ بھی کرنے لگی ہے، وہ جنگ کے خلاف ہے۔ ایک خبر متحدہ عرب امارات سے آئی ہے، اور UAE سے خبر آئی ہے کہ وہاں بھی 2 فوجیوں کی ہلاکت ہو گئی ہے۔ حالانکہ یونائٹڈ عرب امارات کی ڈیفنس منسٹری نے اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے جن 2 فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے وہ ہلاکت ہیلی کاپٹر کریش کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اور ایران کے حملے کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ایران کے حملوں کے پیش نظر UAE کی جو آرمی ہے وہ ایکٹیو ہو گئی ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم فعال ہو گیا ہے، اور ہیلی کاپٹر کے ذریعے نگرانی کی جا رہی تھی متحدہ عرب امارات کی۔ اسی دوران ہیلی کاپٹر کریش کر جاتا ہے، اور 2 متحدہ عرب امارات کے فوجیوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ UAE میں اس سے پہلے بھی 4 لوگوں کی موت ہو چکی ہے، لیکن اب تک جن 4 لوگوں کی موت ہوئی تھی ان میں سے کوئی UAE کا شہری نہیں تھا، بلکہ 2 پاکستانی شہری، ایک بنگلہ دیشی اور ایک نیپالی۔ پہلی مرتبہ متحدہ عرب امارات کے ہی 2 شہریوں کی ہلاکت کی خبر سامنے آئی ہے، اور یہ دونوں فوج میں کام کر رہے تھے۔ سعودی عربیہ سے بھی ہلاکت کی ایک اور خبر سامنے آئی ہے، اور دراصل سعودی عرب میں جس کی موت کی خبر کنفرم کی گئی ہے وہ سعودی شہری نہیں ہے، بلکہ وہ امریکی شہری ہے، امریکی فوج کا اہلکار تھا، اور وہ سعودی عربیہ میں موجود امریکہ کے سلطان فوجی اڈے پر تعینات تھا۔ ایران نے حملہ کیا امریکہ کے اس فوجی اڈہ پر جو ریاض کے آس پاس ہے، اور ایران کے حملے میں ایک امریکی اہلکار کی ہلاکت ہو جاتی ہے، مزید کئی کے زخمی ہونے کی خبر سامنے آئی ہے۔ اسرائیل سے ایک اور خبر سامنے آئی ہے کہ اسرائیل کے ہی الفلا علاقہ میں ایران کے میزائلوں نے شدید تباہی مچائی ہے، وہاں کی ویڈیوز بھی آئی ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے بتیام میں جا کر ایک ڈرون ایک ٹاور سے ٹکراتا ہے اور دھواں ہو جاتا ہے۔ اسرائیل نے بھی ایران میں مختلف علاقوں پر حملہ کیا ہے، مختلف مقامات کو نشانہ بنایا ہے، اور اسرائیل کی آرمی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اصفہان میں بسیج فوج کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا ہے، بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کی آرمی کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی آرمی نے تہران میں اور دوسرے علاقوں میں ایرانی فوج کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے۔ ادھر امریکہ کا ایک بار پھر ایران کے خلاف بیان سامنے آیا ہے، اور امریکہ کا کہنا ہے کہ اگر ایران یہ چاہتا ہے کہ وہ تیل کے راستوں کو بند کر کے ہم پر پریشر بنائے تو ہم ایران کو اس میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ایران کی IRGC کے ایڈوائزر جنرل ابراہیم حجازی کا بیان سامنے آیا جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران 10 سالوں تک جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہماری تیاری پوری ہے۔ جب ہم نئے تھے 1979 میں ہمارے یہاں انقلاب آیا تھا، اور صرف 1 سال بعد جب عراق نے ہم پر حملہ کر دیا اس وقت ہماری تیاری نہیں تھی، ہمارا ڈھانچہ نہیں بنا تھا۔ اس وقت بھی ہم نے 8 سالوں تک صدام حسین کے ساتھ جنگ کی، عراق کے ساتھ ہماری جنگ جاری رہی، اور ہم نے عراق کو اس جنگ میں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ عراقی آرمی کو ایران سے باہر نکلنا پڑا تھا، اور اب تو ہماری پچھلے 47 سالوں سے اس جنگ کی تیاری تھی۔ ہم آج صرف اس جنگ کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ انقلاب کے بعد ہی ہم اس جنگ کے لیے تیاری کر رہے تھے، اس لیے 10 سالوں تک ہم اس جنگ کو لے کر جا سکتے ہیں۔ اور اگر امریکہ کے اندر یہ حوصلہ ہے، یہ ہمت ہے کہ اگلے 10 سالوں تک وہ ہمارے ساتھ جنگ لڑے تو اس کا موسٹ ویلکم ہے، خیر مقدم ہے، امریکہ اپنی آرمی کو بھیج دے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر ایران کا پڑوسی دیشوں پر حملہ بڑھنے لگا ہے۔ بحرین میں
ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से बहरीन में पूरा तेल की पैदावार का जो सिस्टम है वो ठप हो गया है और बॉबको कंपनी ने अपने तमाम एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया है। तेल की पैदावार को उसने बंद कर दिया है। कुवैत ने तेल की पैदावार को बंद कर दिया है और लगातार मिडिल ईस्ट के देशों को भी ईरान की तरफ से टारगेट किया जा रहा है। इस दौरान कतर के वज़ीर-ए-आज़म का बयान सामने आया है और उन्होंने सीधे सीधे ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि ईरान अरब देशों पर ख़ित्ते के ममालिक पर हमला करना बंद करे। अगर ख़ित्ते के ममालिक ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी तो ये जंग बहुत बड़ी हो जाएगी और फिर ईरान दुनिया में तन्हा हो जाएगा। ईरान को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिलेगा, ईरान की कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए अब ईरान को बाज आ जाना चाहिए और ईरान को अमरीकी एसेट्स के अलावा, अमरीकी फ़ौजी अड्डों के अलावा अरब देशों के एसेट्स पर, उनके अपने मकामात पर हमला बंद करना चाहिए, वरना ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सऊदी अरब ने भी आज ईरान को सख्त धमकी दी है। सऊदी अरब की वजारत ख़ारजा ने इससे पहले जब बयान जारी किया तो उसने ईरान को ब्लेम नहीं किया था, बल्कि इसराइल को ब्लेम किया था, इसराइल को ज़िम्मेदार ठहराया था इस जंग के लिए, ख़ित्ते का माहौल ख़राब करने के लिए। लेकिन आज सऊदी अरबिया की भी फॉरेन मिनिस्ट्री ने ईरान के ख़िलाफ़ सख्त स्टेटमेंट जारी करके कहा कि ईरान ने अब अपना हमला अमरीकी फ़ौजी अड्डों से आगे बढ़ाकर इन मुल्कों पर शुरू कर दिया है। हमारे एसेट्स पर हमला हो रहा है और ईरान का ये हमला अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि कल ईरान ने सऊदी अरब में एक रिहायशी इमारत पर हमला कर दिया था और उसमें 2 की मौत हो जाती है, जिसमें से एक इंडियन है, दूसरा बांग्लादेशी, और 12 ज़ख्मी हो जाते हैं। दूसरे मुल्कों में भी ईरान के हमलों में वहाँ के शहरियों की या वहाँ आने वाले मज़दूरों की, काम करने वाले लेबर्स की हलाकत हो रही है और इसलिए अरब देशों ने भी अब सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूदा हालात में मीडिया हमारी सबसे अहम ज़रूरत है और मिल्लत टाइम्स इस ज़रूरत को, इस कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। पिछले 10 सालों से हर चैलेंज और मुश्किल का सामना करते हुए लगातार हम आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, मीडिया के मैदान में काम कर रहे हैं और आपने हमेशा हमें सपोर्ट भी किया है। मिल्लत टाइम्स सिर्फ यूट्यूब चैनल का नाम नहीं है, बल्कि मिल्लत टाइम्स का अंग्रेज़ी डेस्क है, जहाँ अंग्रेज़ी में हम खबरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। मिल्लत टाइम्स का हिंदी डेस्क है, मिल्लत टाइम्स का उर्दू और बंगला डेस्क भी है और 4 ज़ुबानों में हम वेबसाइट पर ख़बरें शाया करते हैं, सोशल मीडिया पर हम ख़बरें पोस्ट करते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पर हम एक्सप्लेनर वीडियोस बनाते हैं, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करते हैं, इंटरव्यूज़ करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं और मिल्लत टाइम्स ने अब डॉक्यूमेंट्री बनाना भी शुरू कर दिया है। इस साल हमने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद भी किया। मिल्लत टाइम्स की ऑफिस है, मिल्लत टाइम्स का 20 लोगों का स्टाफ है। इसके अलावा भी मिल्लत टाइम्स के कई सारे अखराजात हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और आपने हमेशा मिल्लत टाइम्स को आगे बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट किया है। आपसे गुजारिश है, इस साल भी माह मुबारक में हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने भी सालाना सिर्फ 1000 रुपये मिल्लत टाइम्स को इस रमज़ान में मेंबरशिप की फ़ीस के तौर पर दे दिया तो मिल्लत टाइम्स का निज़ाम आसानी से चलता रहेगा। मिल्लत टाइम्स मज़ीद मजबूत होगा, हमारी टीम मज़ीद बड़ी होगी। आपकी स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, UPI नंबर मौजूद है और गूगल पे, फ़ोन पे नंबर भी मौजूद है। आप जैसे चाहें मिल्लत टाइम्स को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपनी रकम हम तक भेज सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। और आपसे एक आखिरी गुजारिश ये है कि इस वीडियो को देखकर स्किप मत कीजिए, बल्कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, सोशल मीडिया पर इसको शेयर कीजिए, अपनी स्टोरी में लगाइए और एक मजबूत मीडिया हाउस बनाने में अपना किरदार अदा कीजिए।